आगे के जो भी मैं 2 रास्ते बताने वाला हूँ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये लीगल वेज नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। वीडियो के नीचे ये मत कहना कि सर आप हमें इलीगल बातें बता रहे हो या फिर वो बाकी सब चीज़ें। देखिए मेरा काम जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो आपको बताना है। अब आप दोस्तों हमारे 2 सब्सक्राइबर या फिर व्यूवर है जिनका नाम है एक सबसे पहले है निखिल पाटिल सर और दूसरे है विपुल सर। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे है वो आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये उन स्टेट के लिए ही लागू होगा जहां पर अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र। तो चलिए अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपके पास एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी का लाइसेंस है, ठीक है। आप उसके बाद एक चाहते हो कि किसी टेंडर को अप्लाई करना है या फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो क्या उस केस में आपका जो सर्टिफिकेट होगा या फिर लाइसेंस होगा या फिर रजिस्ट्रेशन होगा अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का उतना ही सफिशिएंट है, क्या और भी कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? तो मिनिमम डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको सबसे पहले बता दूं। सबसे पहली चीज़ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है या फिर सर्टिफिकेट है वो तो ज़रूरी है। बाद में इनकम टैक्स रिटर्न। अभी इनकम टैक्स रिटर्न वैसे अगर देखा जाए तो 1 साल का हो तो भी चलता है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपके पास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो रहेगा प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स जो है आपको जो सीए होते हैं आपके उनसे मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। बाद में जो 4th डॉक्यूमेंट है जो कि ज़रूरी है वो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर जीएसटी नंबर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो भी मैंने जीएसटी बताया या फिर हम कहेंगे प्रोफेशनल टैक्स बताया या फिर इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये आपको एक ही व्यक्ति से मिलेंगे जो है आपके सीए। आपको बस सीए के पास जाना है, रिक्वायर जो भी डॉक्यूमेंट है उनको देने पड़ेंगे, उसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, जो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं कहूँगा या फिर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर ये रहेंगी कि आपके पास जिस भी, मैं जैसे आपको पता है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं कि आप कहाँ से ऑनलाइन टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं। वो अनएम्प्लॉयड के लिए भी हो सकते हैं और नॉर्मल के लिए। अब दोनों भी जगह अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर ऑनलाइन ई टेंडरिंग प्रोसेस में अगर आप एंटर हो रहे हो तो आपके पास उस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए आपके पास डीएससी होनी चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेगा? तो देखिए अगर आपके पास आपका लाइसेंस आ चुका है तो सिंपली आप क्या कीजिए, डीएससी और उस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन है। अब मैंने स्पेसिफिक वेबसाइट इसलिए कहा क्योंकि हर स्टेट के लिए अलग वेबसाइट हो सकती है, या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दी है ई टेंडरिंग की वो सबके लिए अप्लाई भी हो सकती है। ये आपके स्टेट पर डिपेंड करता है। तो उस केस में आपको जो भी आपकी पीडब्ल्यूडी ऑफिस है या फिर जेडपी के ऑफिस है उस एरिया में जो भी नेट कैफ़े होंगे बेसिकली वहाँ पर आपको जाना है और वो रजिस्ट्रेशन या फिर वो डीएससी वहाँ से बनवानी है। अब देखिए मैंने कई चीज़ें कहा कि आप सीए के पास जाइए, बाद में किसी टेक्निकल पर्सन के पास जाइए। उसका रीज़न ये है कि देखिए ये जो काम है ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर इस डॉक्यूमेंट में या फिर इस डीएससी के प्रोसेस में अगर आप खुद करोगे और यूट्यूब पर देखकर वीडियो, तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाएंगी, और अगर आपसे गलती हो गई तो फिर उस गलती को सुधारने में भी आपका टाइम जाएगा। और बेसिकली जो प्रोसेस है टेंडर प्रोसेस, आपको उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इतना जो समय है या फिर पैसा है वो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को ही ये काम दीजिए, फिर वो चाहे सीए हो या फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि टेक्निकल पर्सन की जो आपके लिए डीएससी और उस ई टेंडरिंग प्रोसेस के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो भी यही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट में भी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। अब ऐसा मान के चलते हैं कि आपने सभी डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि काम कैसे मिलेगा। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि देखिए ठीक है आपके पास अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जब आप किसी भी टेंडर को अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कई एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे कि उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है वो डॉक्यूमेंट होता है वर्क डन सर्टिफिकेट। अब वर्क डन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, वर्क डन का मतलब है कि हमने डिपार्टमेंट के रिलेटेड या फिर आपके उसी फील्ड के रिलेटेड कोई तो भी एक सरकारी काम किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही किया होगा, तो उसका अनुभव काउंट किया जाता है, जिसे वर्क डन कहते हैं। अब ये वर्क डन भी जैसे अमाउंट में हो सकता है कि मे बी आपको ऐसे डिमांड किया जा सकता है कि 10 लाख तक का वर्क डन चाहिए, 20 लाख तक का, 5 लाख तक का, जो भी हो सकता है रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन ठीक है अगर आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने पहले भी काम किए हैं, तब आपके पास वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी से आते हो और उस केस में आपके पास ये आपका पहला ही काम है, आप पहले ही काम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपके पास वर्क डन कैसे होगा? तो इसी सवाल का जवाब अब हम आगे देखते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो आपके पास रास्ता है वो है लॉटरी सिस्टम का। बेसिकली लॉटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आपके पास अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में जो डिपार्टमेंट होता है या फिर डिवीज़न होता है, मैंने डिवीज़न की बात की, ठीक है, तो स्पेसिफिक डिवीज़न कुछ मीटिंग अरेंज करता है। उस मीटिंग में सिर्फ जो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग होते हैं उनको ही काम दिए जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए 100-200 अगर अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग हैं और काम सिर्फ 10 ही है, तो सबको तो काम नहीं दिया जाएगा। तो उस केस में जो डिपार्टमेंट होता है या फिर जो डिवीज़न होता है, फिर चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो या फिर जेडपी का हो, तो वो उस केस में एक मीटिंग अरेंज करती है। ये मीटिंग ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है, और उसमें वो लॉटरी, अब ये लॉटरी किसी भी तरह से हो सकती है, मान लीजिए चिट्ठी डालकर भी हो सकती है, या फिर जो हम ऑनलाइन में जो ऑप्शन होते हैं लॉटरी सिस्टम के, तो उस तरह के भी हो सकती है। बेसिकली जो 200 लोग हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो 200 अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनमें से 10 लोगों को काम मिलेगा, तो उसके लिए ये सिस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर डिवीज़न के थ्रू अरेंज की जाती है। अब यहाँ पर बात यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा, अगर मैं अनएम्प्लॉयड कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, मैं XYZ डिवीज़न में मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मीटिंग कब है या फिर ये लॉटरी सिस्टम मुझे कब एंटर होना है इसमें। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपको लॉटरी सिस्टम में एंटर होना है तो आपको कोई पर्सनली मैसेज या फिर लेटर या फिर ईमेल नहीं आएगा आपके डिवीज़न की तरफ से। आपको आपके डिवीज़न के कांटेक्ट में रहना है, आपको आपके डिवीज़न के जो भी इंजीनियर है, जेई है या फिर एसी हैं, उनसे बात करनी है और ये पूछना है कि सर अगली मीटिंग कब हो सकती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वो मे भी हो सकता है कि लिस्ट पब्लिश करे अपने डिवीज़न में, बेसिकली आपको विजिट करना पड़ता है तभी आपको पता चलेगा। या तो आप पूछकर देखिए, वो भी बता सकते हैं, या फिर आपको डिवीज़न में जाना होगा और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि अगली मीटिंग कब है और कौन कौन से प्रकार के काम हो सकते हैं या फिर कितने काम हो सकते हैं। सो ये रहा सबसे पहला वे, और मैं ये कहूँगा कि ये सबसे हाईली रिकमेंडेड वे है लीगल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। लीगल वे में ये सबसे अच्छा रास्ता होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि 10 काम है और 200 लोग हैं, तो हाँ यहाँ पर आपके नसीब का ही पॉइंट होता है, लक फैक्टर है। तो ये मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है फॉर, अगर आपको जल्दी है तो उस केस में ये आपके किसी काम का नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें लॉटरी सिस्टम बेसिकली लक पर बेस है, ठीक है। अब अगला जो ऑप्शन है वो मैं कहूँगा कि बहुत कम केसेस में, बहुत रेयरली ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ऐसा है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी है, अब मे भी हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट के लिए कोई अलग से वेबसाइट हो, आपको मे भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई स्पेसिफिक टेंडर मिल जाए ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, कि जो सिर्फ अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए हो, और कहा जाए कि आप इस टेंडर के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। बाद में आपको आपके जो भी आप कोड दे रहे हो, कोटेशन दे रहे हो, उसके बेसिस पर आपको जो भी टेंडर आप सबमिट कर रहे हो उसके बेसिस पर आपको टेंडर दिया जाए या नहीं, ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि टेंडर ओपन हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से और वो सिर्फ अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए, ये बहुत ही कम केसेस में होगा, तो ये मैं रिकमेंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये भी एक लीगल वे है, ये भी हो सकता है, तो इस रास्ते से भी आपको काम मिल सकता है। अब दोस्तों अब तक जितने भी मैंने यहाँ पर जो रास्ते बताए वो बेसिकली लीगल वे थे और उससे आपको काम मिल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर आपको अभी काम लेने की अगर जो भी प्रोबेबिलिटी है वो अगर बढ़ानी है, तो आगे के जो भी मैं 2 रास्ते बताने वाला हूँ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये लीगल वेज नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। वीडियो के नीचे ये मत कहना कि सर आप हमें इलीगल बातें बता रहे हो या फिर वो बाकी सब चीज़ें। देखिए मेरा काम जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो आपको बताना है। अब आपकी चॉइस है कि आपको ये रास्ते अपनाने हैं या नहीं। बेसिकली जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये है कि भरोसे का और अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी ज़रूरत क्या है अगर देखा जाए तो आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मुझे काम मिलना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे वर्क डन मिलना चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन 2 रास्तों से मिल सकता है, या तो आप खुद काम कीजिए या फिर किसी और को आपका लाइसेंस दीजिए। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि किस तरह आप किसी और को काम अपना लाइसेंस दे सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर आपको लाइसेंस देना है। तो ये सब चीज़ें उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाइए ये वीडियो पूरा देखने के बाद, और उस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे एक भरोसेमंद और अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर को हमें अपना लाइसेंस देना है, और उस पर भी आपको आपका वर्क डन मिल सकता है। बिकॉज चीज़ क्या है कि आप किसी और को अगर आपका रजिस्ट्रेशन दोगे या फिर लाइसेंस दोगे काम करने के लिए, तो काम आपके नाम पर होगा, ठीक है। वो पैसे वही इन्वेस्ट करेंगे या फिर काम भी वही करेंगे, लेकिन जो वर्क डन है या फिर बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है, इवन आपका जो बिल है, ठीक है, वो भी आपके ही नाम पर निकलेगा। तो ये भी एक रास्ता है जिससे आपको मदद हो सकती है।
अब दोस्तों ये जो रास्ता है ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए काम करे, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। वो ये कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, फिर वो जेई हो या फिर एसई हो या फिर हम कहेंगे कि कोई भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड, डिवीज़न के रिलेटेड, आप उनसे बात कीजिए कि सर मेरे पास अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, लेकिन मेरे पास वर्क डन नहीं है, तो फिर मुझे काम कैसे मिलेगा? मेरी काम करने की इच्छा है, मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है, लेकिन वर्क डन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से अगर मेरा काम रुक रहा है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इलीगल वे है, ठीक है, बिकॉज जो जेई होते हैं या फिर एसई होती है, उनको पावर होती है कि कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वर्क वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब बस ये उनकी चॉइस है कि वो काम किसे देने हैं, ठीक है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से रास्ते आपको अपनाने हैं। बेसिकली ये जो रास्ता ये सभी के लिए तो काम नहीं करेगा, लेकिन जिनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, जिनका एक दबदबा है सोसाइटी में, तो उनके वे में ये काम कर सकता है। और ज़्यादातर काम जो होते हैं वो जो मैंने बताया कि अगर आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी से आते हो तो दो ही रास्ते ज़्यादा लोग अपनाते हैं, वो यही, या तो किसी और को लाइसेंस देना, या फिर जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है कि आपके जेई या फिर एसई से हम बात करके देखते हैं, उसके बाद आपको काम दिया जा सकता है। बेसिकली ये कोई इलीगल वे नहीं है, बस इसमें जो चॉइस है वो डिपेंड करती है उस जेई पर या फिर एसई पर, बेसिकली उन अधिकारियों पर। अब दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर कुछ रास्ते बताए कि आपको वर्क डन कैसे मिल सकता है, बाद में आपको टेंडर कैसे मिल सकता है। तो मेरा सवाल यही है कि आप लोगों को इसमें से कौन सा रास्ता अच्छा लगता है या फिर कौन सा रास्ता आपको बुरा लगता है, आप सिंपली कमेंट कीजिए। अब एक बात बता दूं, मान लीजिए इनमें से किसी भी वे से अगर आपको एक या दो काम मिल जाए तो अगली आपकी क्या स्टेप होनी चाहिए? आपको ये सभी रास्ते छोड़ देने हैं, बिकॉज इस पर किसी ना किसी वे से आप डिपेंड है। पहले दो जो काम है उस पर आप किस्मत पर डिपेंड हो, और जो दूसरे जो दो वे है उसमें आप किसी और पर डिपेंड हो। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार अगर आपका वर्क डन बन जाए तो सिंपली आप आपके हिसाब से जो भी टेंडर होते हैं उसको आप खुद अप्लाई कीजिए, बिकॉज आपके अभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएंगी, आपके पास वर्क डन आ जाएगा, तो उससे आप फ्री हो जाओगे किसी भी टेंडर को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक और बात, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये जो इमेज दिख रही है, बहुत पुरानी इमेज है। आई थिंक मैं तब डिग्री के फर्स्ट या सेकंड ईयर में था, ये तब की इमेज है। थैंक यू सो मच।